बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप, मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। हमेशा की तरह प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे प्रोग्राम के को प्रेजेंटर और एनालिस्ट शफकत महमूद साहब। और प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम डिस्कस करते हैं मुल्की मौशी सूरत हाल और सरूनमा होने वाली चंद अहम खबरों के उन्हीं खबरों के ऊपर तज़किरे के लिए मैं आपको ले चलूँगा शफकत महमूद साहब की जानिब। जी शफकत साहब। हसन, शुक्रिया आपका। आज दोबारा मैं लाइव डेटा पर पेश करूंगा कि हमारे जो बुनियादी तरीके से जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो इस हफ्ते कैसे रहे। गो के पाकिस्तान की किसी इंडिकेटर के बारे में बात करने के लिए आपको बड़ी फसी किस्म की दकीक और फसी किस्म की रिसर्च चाहिए होती है। पता नहीं लगता अभी किस वक्त क्या हो जाए। हम शुरू करते हैं सबसे पहले डॉलर और रुपए की एक्सचेंज में। तो डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत इस दफ़ा कम रही और तकरीबन 106 रुपये से बढ़कर चली गई। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो दुनिया में डॉलर हल्का सा कम हुआ है 0.04%। और लेकिन इसके साथ ही अगर बाकी करेंसीज़ के देखें कि उनका कैसे रहा तो आपको नज़र आएगा अक्सर करेंसीज़ जो हैं उनकी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन इसमें पाकिस्तान की जो डॉलर है वो कम रहा। इसके बारे में आगे बात करते हैं, इसका फ़र्क क्या पड़ता है। अब हम चलते हैं सोने की कीमत। क्या सोना आपको ख़रीदना चाहिए या इस वक्त नहीं चाहिए, इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद हम बताते हैं। लेकिन पहले हम बताएं कि पाकिस्तान में जो सोने की कीमत है वो तकरीबन आपको नज़र आ रही है कि सारी मार्केट्स में वो तकरीबन एक जैसी, हर शहर के अंदर थोड़ी बहुत फ़र्क है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में इस सोने की कीमत में उतने के इजाफा हुआ जितने डॉलर की कीमत में कमी हुई। इसकी ये वजह है कि जहाँ डॉलर कम होता है तो सोने की कीमत में इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप सारी मार्केट्स में देखें तो वो आपको डिप नज़र आएगी उसमें प्राइस में। और उसकी वजह ये है कि डॉलर कम हुआ तो सोने की कीमत बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन अगर ये मुझसे ये पूछा जाए कि क्या सोने की कीमत में इजाफा होगा तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत इजाफा होगा। तो इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे भी ख़रीदना चाहिए, अगर किसी ने ख़रीदना है तो ये टाइम है। अगर आपने थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर ख़रीद लें तो ठीक है। इसके बाद अगर हम आएँ तो स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें फ़र्क पड़ा है। हमारा वो 48,000 के करीब ही रहा। स्टॉक एक्सचेंज में हम अगर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, कम हुआ। और बाकी जो मार्केट्स हैं एशिया की वो आपके सामने नज़र आ रही हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहा। अब आ जाएँ इसके बाद हम कॉटन की प्राइसेस के ऊपर। कॉटन की प्राइसेस चूँकि सीज़न ख़त्म हो रहा है तो वो उसमें वो तकरीबन वो इतना की फ़र्क रहा तो 7,100 के करीब ही रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में 0.4% का इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि हम 84 अरब रुपए का खसारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रही है, यानी बर्दाश्त कर रही है। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि कल इन्होंने डीज़ल का भी और पेट्रोल की प्राइसेस में भी इजाफा कर दिया। आपके सामने स्क्रीन चल रही है, अगर इसमें देखें तो फिर भी बढ़ गया। अगर इसके ऊपर ये टैक्सेस का निज़ाम थोड़ा सा नॉर्मल रखें, यानी जो नॉर्मल हमारा टैक्स का सिस्टम है उस पर रखें तो तकरीबन ये जो हमारी प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोल की, डीज़ल की, उसमें 40% कमी हो सकती है। जी हसन, थैंक यू जी। और ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। एक टॉपिक जो है प्रोग्राम में हम शामिल करने जाएंगे कि आखिर क्या मुल्क में चल रहा है, अवामी मसाइल क्या हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी ख़वातीन हज़रात। और अब हम प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम टॉपिक की जानिब बढ़ने जा रहे हैं। तारुफ करवाऊंगा मैं आपको आज के प्रोग्राम के मौजूद मेहमानों से। इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया मुशाहिद सत्तार साहब। इंतहाई अहम सरकारी ओहदों पे आप रह चुके हैं और उनकी तारीफ़ के लिए अगर
पूरे कूजे को समेटा जाए, उस कूजे में समेटा जाए उनकी सर्विसेज को, तो एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं आप। और यकीनी तौर पे इनके तारों से भी आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज के प्रोग्राम में हम जो टॉपिक ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पे एनर्जी सेक्टर के हवाले से। शौकत साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब देखा जाए तो बिजली के जो बिल हैं जो हम सारिफीन को मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, उनके ऊपर जो रेट लिखा हुआ आ रहा होता है, जो बिल जो हमने जो सारिफीन ने अदा करने होते हैं वो कुछ और बता रहे हैं, उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। लोड शेडिंग में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब हमारी हुकूमत को अगर देखा जाए तो उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि जब आके तमाम जमातों ने आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उनकी तैयारियां भी शुरू कर दी हुई हैं। आमतौर पर होता यह था, तासुब ये होता था कि ये जो वक्त है इसको कहा ही जाता था कि दूध की नहरें को जो भी मौजूदा हुकूमत होती है वो बहा दिया करती है ताकि आइंदा इलेक्शन में लोगों को सेटिस्फाई उन्होंने करना होता है। अभी ऐसा लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, उल्टा और महंगाई हो रही है। बिजली महंगी हो रही है, लोड शेडिंग भी नहीं है, अशिया खुरनोश महंगी हो रही है, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा। ये तैयारी हो रही है दूध की नहरें बहाने के लिए या क्या हो रहा है? अच्छा हसन साहब, मैं पहले तो ये बता दूं कि आपने लास्ट टाइम ये प्रोग्राम किया था कि ओन पर गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो एक जो मेन मैन्युफैक्चरिंग वालों ने वो पैसे वापस करने शुरू कर दिए। अच्छा। जौन वाले ये आप क्रेडिट जाता है। दूसरी बात, आपने ये जो क्वेश्चन किया कि ये दूध की नहरें और ये वो, बेसिक क्वेश्चन जो आता है कि भी एनर्जी में क्यों नहीं हो रहा है, कि अभी बात ये है गवर्नमेंट जो है जब फैसले करती है तो चूँकि लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हुई है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा इनका सेक्रेटरी जो काम कर रहा था 2 साल का, उसको रात को तब्दील कर दिया। अब एक नया सेक्रेटरी लेकर आ गया। यानी ये इस तरीके से मैनेज करते हैं, ये मैनेजमेंट इनकी यही होती है ऑन टू डे बेसिस। और दूसरा, ये क्यों होती है प्राइसेस महंगी? फिर आप जो होते हैं हमारे गर्दशी करते, उनमें भी इजाफा उसी तरीके से हो रहा है। और अभी तक जो हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जर्मन फाउंडेशन वालों की, उन्होंने कहा जी इनके पास कोई भी अभी तक मंसूबा नहीं आया। तो शायद सतार साहब से हम पूछते हैं कि आप ये बताइएगा कि आम आदमी के बेनिफिट के लिए, उनकी जो हमारे सुनने वाले हैं, कि क्या वजह है कि हम बिजली के बहरान का अभी तक हल नहीं कर पाए? शफ़क़त साहब, पहले तो मैं आपकी इस बात पे अग्री नहीं करूँगा कि जी सेक्रेटरी के बदलने से या सेक्रेटरी के लगाने से कोई फ़र्क पड़ता है। सेक्रेटरी का क्या काम है कि वो कंपनियों को चलाए और लोगों से बिल वसूल करे और बाकी चीज़ें तय करे किसको कहाँ पोस्टिंग करनी है। ये तो एक कंपनी है, कंपनी के तहत कंपनी के मैनेज जो कमेटी है और उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको चलाना चाहिए। सेक्रेटरी तो पॉलिसी देता है, पॉलिसी आगे किस तरह इम्प्लीमेंट होती है ये तो एक तरीक़ाकार बना हुआ है, कानून में भी है, हुकूमत ने भी बनाया हुआ है और तरीक़ाकार भी यही है। लेकिन जब आप सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री को आप इतनी ज़्यादा पावर्स दे देंगे कि जी हर चीज़ का फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे, हर चीज़ का हिसाब वो ख़ुद लेंगे, तो वो इतना बड़ा एक सेटअप मैनेज ही नहीं कर पाते। ना किसी एक शख्स के ये उसमें है कि वो कर सके। अच्छा, ये शायद सतार साहब मैं ये थोड़ी सी तस्दीक करता जाऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये सेक्रेटरीज़ के अंडर नहीं होगा, ये आईपीज़ या जो भी पब्लिक कंपनीज़ हैं, ये इनको कैबिनेट डिवीज़न के अंडर कर दिया कि टिल के कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में वो चला जाए। वो तो एक बात होगी। बात यह है कि इन्होंने ये कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं ना, कि वो इस तरीके से कि ये नहीं है तो ये नहीं है। ये असल में ये जो 8 घंटे की लोड शेडिंग है उसको चेंज करने के लिए एक इन्होंने एक और तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। अभी आप ज़रा आगे ज़रा मज़ीद बताइएगा ना कि इशू क्या है। जी, इशू दरअसल ये है कि जिस तरह एक बंदे के जिस्म में खून होता है, खून का कुछ हिस्सा अगर निकलना शुरू हो जाए तो और नया खून ना शामिल हो उसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्म जो है वो ताकत से और हरकत से महरूम होता जाता है। इसी तरह ही पैसा जो है सिस्टम में वो अगर निकलता जाए, जो कि इनकी नाअहलियत की वजह से, नॉन रिकवरी की वजह से, आप इनके लाइन लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से,
जनरेशन कम एफिशिएंसी से पैदा होने की वजह से, इन वजूहात की वजह से जमा होता जा रहा है, वो जब एक हद तक ज़्यादा हो जाता है तो जिस्म में जान बिल्कुल नहीं रहती। उसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है बिजली का, बिजली के सिस्टम में वो सर्कुलर डेट फिर खड़ा हो गया है। अच्छा शायद साहब, इन्होंने 480 शायद साहब ये मुझे बताइएगा कि हमने 500 बिलियन यूनिट्स ब्लड के लगा दिए उस मरीज़ को जो बिल्कुल ही यानी ऑन द डेथ बेड था, अब फिर उसको 500 बिलियन का लगाना पड़ेगा। जी देखें, जब तक आप बेसिक मामला जो इशू है या जो जिसकी वजह से ये हो रहा है वो हल नहीं करेंगे तो ये तो लगाना पड़ेगा आपको, हर 2-3 साल बाद लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम फिर बैठ जाएगा। और वही हम जानना चाह रहे हैं कि वो बेसिक इशू क्या है जिसकी वजह से बेशक आप जितने मर्जी यूनिट ऑफ ब्लड लगा लें, बार बार लगाने पड़ रहे हैं, वो बेसिक इशू क्या है वो आपसे जानना चाह रहे हैं, वो किसने रिजॉल्व करना है? जी, बेसिक इशू रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि हुकूमत को ने एक प्रोग्राम बनाया था प्राइवेटाइजेशन का। बेशक वो प्राइवेटाइजेशन किसी वजह से रोक दी उन्होंने या जो भी, लेकिन उसका कोई मुतबादिल हल ऐसा निकालते कि ये गवर्नमेंट की कंट्रोल से ये कंपनियां चली जाती, किसी और के ज़िम्मे पड़ जाती, उसके ज़िम्मे होता कि जी वो अपनी रिकवरी इंश्योर करे, अपनी एफिशिएंसी इंश्योर करे। गवर्नमेंट ना कर सकती है ना करेगी कि जी इन कंपनियों को ठीक चलाए और इस तरीके से चलाए कि ये मुनाफा भी दें और चलती भी रहें। और उसमें जो वजह ये है कि एक आपने इदारा बिठाया हुआ है जिसका नाम है नेपरा, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहा है। नेपरा क्या करता है कि उन अखराजात को जो वो समझता है कि नाजायज़ हैं या ज़रूरत से ज़्यादा तजावज़ करके उनको नहीं अलाउ करता टैरिफ में। जब वो नहीं अलाउ करता तो वो अखराजात जो हैं वो जमा होते रहते हैं। किसी ने तो आखिर उन अखराजात को पूरा करना है। अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो एक साल में तो वो 170-180 अरब बन जाता है, दूसरे साल में वो 350 अरब बन जाता है, तीसरे साल में 500 अरब बन जाता है। तो जब वो 400 अरब की हद टाप जाता है तो सिस्टम तो बैठेगा ही। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि अच्छा शायद आपने नेपरा की बात की। नेपरा ने कहा था कि जो हमारे अक्टूबर के बिल हैं उसको आम आदमी को, चूँकि हमारी कास्ट कम आई, हमने बिल ज़्यादा किए, तो गवर्नमेंट नेपरा के खिलाफ ही कोर्ट में चली गई। देखिए जी, गवर्नमेंट का तो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जेब में से कम पैसा निकले, वो उनको वो पैसे अदा ना करने पड़े जो कि नाअहलियत की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो भर्ती किए हुए हैं या लाइन लॉसेस की वजह से या नॉन रिकवरी की वजह से जो जमा हो रहे हैं वो ना देने पड़े। अब अगर ये इन कंपनियों का मालिक कोई कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, तहरीक इंसाफ नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। साहब, नाज बलोच साहिबा हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि आप इतने ह्यूज सिटी में रह रही हैं और वहाँ पर पता लगता है ना पानी मिलता है, ना वहाँ पर खाने पीने की अशियाँ हैं, लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात यह है कि शहर का मैंडेट तो हर बंदा ओन करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में इस शहर के जो शहरी हैं उनको कभी भी किसी ने उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के ऊपर तवज्जो भी नहीं दी, ना काम किया। यहाँ पे तमाम तरक्याती काम हो, चाहे सड़कों के काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, पीने का साफ पानी का काम हो या सीवरेज लाइन के जो काम है, उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो खातों में ये तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि सब कुछ हो चुका हुआ है और अरबों रुपए के ठेके भी दिए जा चुके हैं, लेकिन वो काम आज तक हुए नहीं हैं। प्रैक्टिकली वो ना सड़कें बनी हैं, ना पीने का पानी मिला है, लेकिन इनके तमाम बजट जो है वो जा चुके हैं कई सालों पहले और सालों से जा रहे हैं। इसकी एक छोटी मिसाल मैं आपको यूं देती हूँ कि जो फायर ब्रिगेड है कराची का, उसका 55 करोड़ रुपए उनका एनुअल जो है इनकी मरम्मती कामों के लिए अलॉट किया जाता है, जबकि फायर ब्रिगेड की इतनी बुरी हालत है कि अगर खुदा ना करे किसी एक इमारत को भी आग लग जाए तो इस हालत में नहीं है कि उसका आग बुझा सके। तो ये पैसा जाता कहाँ है? इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ बात कर रहे हैं, मैं बहुत मजे के साथ चाहूंगा एक ब्रेक की जाने पड़ना है। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ मौजूद रहें, हमारे बाकी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से हम फौरन से वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वदीन हज़रात, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। और ब्रेक पे जाने से पहले नाज बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शाहिद सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद। शौकत साहब, अब मेन पॉइंट वही सामने आ रहा है। ठीक, हम समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो तरजीहात होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अब अवाम ये देखना चाह रहे हैं कि वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे हुक्मरानों ने जो कि लॉन्च किए, जिनके बड़े बुलंदबांग नारे लगाए गए, जो बड़े महंगे प्रोजेक्ट हैं, जिनका पैसा हमारी जेबों से गया हुआ है, वो क्या मुकर्रर वक्त में प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे, और जो मुकर्रर जो बिजली का जो हदफ उन्होंने पैदावार जो है, क्या उस तक वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? अच्छा, मैं हसन नाज साहबा की बात सुनी, शाहिद साहब की बात सुनी। शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये कहते हैं हमारी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12,000 है और डिमांड 16,000 है। ये क्या इशू है इसमें कि हमारी इतनी? देखिए जी, देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ जो ओरिजिनल मंसूबा था बिजली की तरसील का और बनाने का, वो था कि जी बिजली पानी से बनेगी, और बिजली पानी से बनने के लिए डैम्स का बनना ज़रूरी था। वो डैम्स एक कालाबाग था जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं बना। उसके बाद भाषा डैम था। भाषा डैम हालांकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूवल भी हो चुकी है, और कालाबाग डैम बनने के लिए हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन इस हुकूमत ने तरजीह दी कि वो इम्पोर्टेड कोल पे और LNG पे प्रोजेक्ट्स लगाएं। अच्छा, ये क्या वजह है? इन दुनिया में ये कहते हैं कि कोल से बिजली बिल्कुल ही मतरूक तरीक़ाकार है, ये इसकी क्या वजह है? क्या हमारी जो हमारी IPPs हैं, उनकी IPPs जो हैं वो नहीं अपनी कैपेसिटी पर काम कर सकती हैं? नहीं, बात दरअसल अगेन ये है कि जी इंडिया या बांग्लादेश में कोयले के प्लांट्स लगे जो कि हमारे करीबी ममालिक हैं और हमारे जैसे हालात हैं वहाँ भी। तो उन्होंने जब टेंडर किया कोयले के प्लांट्स लगाने के लिए, तो बांग्लादेश को 6 सेंट में बिजली ऑफर। अच्छा शाहिद साहब, मैं ज़रा बांग्लादेश एक सेकंड के लिए मैं नाज बलोच साहब के पास जाता हूँ। नाज बलोच साहब, आप ये बताइएगा, ये हमारे एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं, आप कैसे समझती हैं कि इशू है क्या कि बिजली में? हाँ जी, देखिए, फर्नेस ऑयल के ज़रिए एनर्जी पैदा करने की जो इनकी सोच है, और जिस तरीके से आपने देखा कि बंद IPPs के ऊपर भी जो पैसे आवाम के टैक्स के पैसों से दिए गए, फिर सेक्युलर डेट जो है वो 500 अरब से लास्ट टाइम 550 अरब था, उसके बाद प्रॉमिस किया गया कि ये ज़ीरो हो जाएगा और आज दोबारा उतना ही हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं पूर प्लानिंग की, कोई पॉलिसी प्लानिंग इनके पास नहीं है हुकूमत के पास, ना हुकूमत की विल है। अब शहबाज शरीफ की 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया कि जी हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कि वो अपने दोस्त मोदी को भी याद कर रहे थे कि वो उनको भी देना चाहते हैं बिजली। तो पहले मुल्क के अपने हालात आप देखें। यहाँ पे कराची शहर के अंदर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, 62 बिलियन की ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिसिटी ने की है। यहाँ के लोगों के अवाम का पैसा है, ये उस गरीब अवाम का पैसा है जो मेहनत कश अवाम होती है, यहाँ पे उनका पैसा है ओवर बिलिंग करके। और यहाँ पे कई इलाकों में, कराची में मैं आपको बता रही हूँ कि 8-8 दिन से कुछ इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। काफ़ी इलाके ऐसे लियारी के इलाके में, बल्दिया टाउन के इलाके में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कई दिनों से बिजली नहीं है, और उनको कहा यह जाता है कि जी चूँकि आपका कोई पड़ोसी बिल नहीं पे कर रहा तो हम आपका भी, आप उनका बिल लेकर आ जाएं तो हम आपका लाइन रीओपन कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, डिस्कनेक्शन जो हुई है अभी स्कूल्स के अंदर, 1457 स्कूल्स जो कराची शहर के अंदर हैं, सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिजली मुनक़ता की गई है। ये वो इश्यूज हैं जो अवामी इश्यूज हैं। अब 1,500 स्कूल जो है शहर कराची के अंदर, उनकी बिजली जो मुनक़ता की है, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये फिलफौर जो है इनको डिस्कनेक्शन को ख़त्म किया जाए, कनेक्शन प्रोवाइड की जाए, सप्लाई प्रोवाइड की जाए स्कूलों में। ये इतनी जो बुरी हालत है, एक तरफ आपने ओवर बिलिंग करके अवाम का पैसा लेकर आप इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी और के हाथों बेचना चाह रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं उसकी शेयर्स, तो आप ये प्लानिंग कौन कर रहा है? हु इज प्लानिंग? गैस आपको सिंध प्रोवाइड कर रहा है,
इतनी बड़ी मिकदार में जो रेशियो सिंध आपको गैस दे रहा है, फिर बलूचिस्तान से गैस आ रही है, लेकिन जहां से निकल रही है गैस उधर तो आपने कुछ भी रिलीफ नहीं दिया लोगों को। इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, नो प्लानिंग। कल लोगों ने अगर एहतजाज किया, जमात इस्लामी के लोगों ने अवाम के साथ निकल के एहतजाज किया तो उन पे डंडे बरसा दिए। तो या तो यहाँ पे ना तो विल है और ना तो ये करना चाहते हैं, ना इनकी नीयतें हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिन जिन की IPPs हैं वो लोगों से इनके कमीशन सेट हुए हैं, अपने लोगों को कमीशन दे रहे हैं। बंद IPPs के ऊपर आप लोगों से पैसा ले लेकर आप उनको पे कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादती, इतना जुल्म जो है वो कहीं पर दुनिया में नहीं। अच्छा नाज़ साहबा, आपका पॉइंट बड़ा अच्छा तरीके से आ गया। हम ज़रा शायद से पूछते हैं कि शायद आपने ये बात सुनी, यानी कराची के से आप कैसे देखते हैं कि इसका क्या रीज़न क्या आती है अभी, क्यों IPPs जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं, क्या उनके पास ट्रांसमिशन नहीं है? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में कंपटीशन का रवाज नहीं है। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि बांग्लादेश ने जब IPPs लगाए कोयले के, तो उन्होंने कंपटीशन करवाया और लोगों ने 6 सेंट का उनको दिया ऑफ़र बिजली बना के देने का। हमने जब अप फ्रंट टैरिफ दिया तो हमने 9 सेंट दिया, तो ये चाइनीज़ मशीनरी और चाइनीज़ वालों को, तो वो जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट, वो भी तो हमारी जेबों से जा रही है ना। इसी तरह ही जब बांग्लादेश या किसी और मुल्क में एक IPP या कोई भी पावर प्लांट है, वो बिजली वो देता है बिजली, तो वो बिजली देता है तो उसको पैसे मिलते हैं। कंपटीशन है, वो सस्ती बिजली दे तो उसका प्लांट चलता है, अगर महंगी दे तो नहीं चलता। हमारे यहाँ कंपटीशन बिल्कुल इस में लाया ही नहीं गया और ना ही लाने का कोई इरादा रखते हैं। नेपरा के एक्ट में लिखा हुआ है कि 2012 से ओपन मार्केट ऑपरेशंस होंगे। 2012 तो गुजर गया, अब कहते हैं जी 2020 में ओपन मार्केट ऑपरेशंस होंगे, लेकिन अभी भी 20-30 साल के मुआहदे किए जा रहे हैं नए IPPs के साथ, तो ओपन मार्केट तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा। तो असल वजह तो ये है कि जब तक आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस नहीं लाएंगे, जिसमें कि ये बिजली बनाने वाले कारखानों का ये ज़रूरी हो कि वो चलें और सस्ती बिजली पैदा करें और फिर जाके उनको कोई मुनाफा हो, तो तब तक ये मामला नहीं चलेगा। ये जो IPPs इस वक्त लगे हुए हैं, इनका तो ये है कि चलें या ना चलें, इनको तो मुनाफा मिलना ही मिलना। अच्छा नाज़ साहब, शायद साहब एक सेकंड, मैं नाज़ साहब से पूछता हूँ कि ये बात आपने शायद सबसे सुनी है बात कि 6 सेंट का बांग्लादेश में था, हमने 9 सेंट का कर लिया मुआहदा, और वजह यह है कि यहाँ पर IPPs चलें या ना चलें, उनको तो प्रॉफिट होता ही होता है। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ये बात जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इंटरनेशनली जो मार्कअप रेट है लाइन लॉसेस के ऊपर 15% से ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं दिया जाता, और यहाँ पाकिस्तान में 21% चार्ज कर रहे हैं ये लोगों को लाइन लॉस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम जब कंपैरिजन अपना ड्रॉ करते हैं इंटरनेशनली, तो वी आर वेरी 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 पुअर इन पॉलिसी प्लानिंग। यहाँ पे तो पॉलिसी और प्लान जो है वो इतनी पुअर है, और आवाम को, गरीब को ख़त्म करने वाली पॉलिसीज़ हैं। तो बिल्कुल हकीकत है, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि मंशा साहब की मंशा के ऊपर बंद IPPs को जो है पैसा देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी बात है पीछे से कमीशन दार साहब को आ रहा होगा, या मियाँ साहिबान के कोई चंद जो उनके करीबी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आ रहा होगा। हर काम इन्होंने वो करना है, चाहे ये मेट्रो बनाए, चाहे ये जंगला बस बनाए, इन्होंने कोई काम ऐसा करना ही नहीं है जिसमें कमीशन ना हो। यहाँ तक मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब पंजाब पुलिस की वर्दी की अभी जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो सुनने में आ रहा है वो निशात टेक्सटाइल आ रहा है कि इन्हीं को ये अपने दोस्तों को, अपने करीब जाने वालों को। साहिबा एक सेकंड, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ वही होगा जो हस्बे मंशा होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, चले डॉक्टर साहब और नाज़ साहिबा, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। और शफीक साहब, बिजली के हवाले से बात तो हमने बहुत सारी की, नाज बलोचा भाई हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी काफ़ी अपना इनपुट दिया। अब ये सिर्फ बिजली तक बात मुहित नहीं है, आम आदमी की दस्तरस में उसके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ आप नेम एनीथिंग, वो उसकी दस्तरस से या तो बाहर है, और बड़े हीले बहानों के बाद, बड़े जतनों के बाद अगर वहाँ तक अप्रोच होती भी है तो जो जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करता है वैसी है नहीं है। पोल्ट्री फार्म को ही देख लें सर, इतना इजाफा उसमें हुआ कि आम आदमी परेशान हो गया। कुछ अरसा पहले हमारे ही एक मिनिस्टर थे, इनके सामने जब गिला पेश किया गया कि दालें भी महंगी हो गई हैं, बंदा खाए तो क्या खाए, क्या आप मुर्गी खा लें। अब मुर्गी भी उन्होंने महंगी कर दी है, टमाटर भी इतने महंगे हो गए कि उन्होंने मशवरा दे दिया कि हांडी में दही डालें, टमाटर ना डालें। सर क्या करें हम लोग? अच्छा हसन, आप ये बताएं, ये बात किसने की थी कि दालें महंगी है तो मुर्गी खा लें, किसने कही थी? सर अवाम ही करने वाले हैं ना, अवाम नहीं, अवाम पूछते हैं, वो गिला करते हैं। हेड ऑफ द स्टेट ने की थी। ट्रू, बात ये ना, यही बात है कि मशवरा देने वाले वो थे। नहीं, उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात ये कि ये इन्होंने कभी बाज़ार में नहीं गया होता, किसी बंदे से पूछ लें जो इक़्तिदार के अंदर है, ईवानों में बैठा हुआ है, उससे पूछ लें क्या प्राइस है, उसको नहीं पता होगा। अब ये बात है कि ये इसका जो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट होता है बिजली का, हर चीज़ पर पड़ता है। अब मसला पोल्ट्री फार्म्स वाले जो हैं, उसकी और भी वजूहत होंगी, लेकिन जब बिजली, तो उनको जब ब्रीडिंग जहाँ पर हो रही है, बिजली अगर नहीं है तो कैसे वो चलेंगे? दे हैव टू बाई जनरेटर, और इसकी प्राइस जब बढ़ गई है। अब पिछले दिनों में तो जो प्राइसेस थे वो। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, ये मुझे बताइएगा कि ये कराची में इतना बड़ा यानी हब है बिज़नेस एक्टिविटी का, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, वहाँ पर वाटर माफिया है, वहाँ पर बिजली नहीं मिलती। अब पोल्ट्री के इशू है कि वहाँ पर चिकन भी नहीं मिलता, इसके इशू क्या है? देखिए, ये बिल्कुल और सिर्फ गवर्नेंस का इशू है। अगर देखा जाए तो पिछले बहुत से सालों से जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, उनको जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था, कतई तौर पर मैनेज नहीं किया गया। जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, के इलेक्ट्रिक जिस वक्त में प्राइवेटाइज की गई, तो उस वक्त में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या अमल दरामद पूरा हुआ नहीं हुआ, कतई तौर पर किसी ने नहीं पूछा। के इलेक्ट्रिक ने एक प्रोग्राम दिया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे और मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो उन्होंने नहीं किए। जब हम पानी के बारे में बात करते हैं तो वाटर बोर्ड के मामला जो हैं, आज जो है वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं, मेयर के जेर असर नहीं रहे वो। इसी तरह कराची में इतना ज्यादा कचरा नजर आ रहा है, जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। जो हमने वहां पर देखा है कि कराची में एक नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया और उसको एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे देने की बात की गई है। उसमें भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। तो इनको देखते हुए ये लग रहा है कि हुकूमत वक्त का कतई तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं है कि कराची की और जो सिंध की शहरी आबादियां हैं, उनके किसी तरह भी हालात दुरुस्त किए जाएं, उनको कोई कुछ रिलीफ दिया जाए। और जो पैसे हैं वो ये दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में खर्च रहे हैं, जो सिर्फ कागजी तौर पर खर्च किए जाते हैं, जबकि वो नजर नहीं आते कहीं पर भी। अच्छा अतीक साहब, आप हमारे साथ रहे हैं, मैं ज़रा, हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। स्टार साहब, इन्होंने कहा जी कि जब हमने कराची को प्राइवेटाइज़ किया तो उनसे जो मुआहदा किया गया उसमें कहा गया था इन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। तो आपकी क्या इस पर इनटेक है? देखिए जी, पहली तो बात ये कि एक कंपनी अल-जुमाया के नाम इसको बेचा गया। अल-जुमाया ने आगे इसको अबराज को बेच दिया। अल-जुमाया ने जिन शराइत पे ख़रीदा वो शराइत पूरे नहीं किए। फिर अबराज ने जिस शराइत पे गवर्नमेंट से मुआहदा की, तस्दीक करवाई, वो नहीं पूरे हुए। अब इनको दोबारा इजाज़त दी जा रही है शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचते। कोई शराइत पूरे नहीं किए इन्होंने। इन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट्स हम नए लगाएंगे, इतना कोयला कन्वर्जन करेंगे, इतनी बिजली सस्ती करेंगे, इतने लाइन लॉसेस कम करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बरक्स जो बिजली की लोड शेडिंग है, जैसे आपने कहा कि अगर आप एक एफ्लुएंट
या एक अमीर इलाके में रहते हैं तो आपकी बिजली की लोड शेडिंग कम कर दी, और अगर आप किसी गरीब इलाके में रहते हैं तो फिर आपका खुदा हाफिज़ 18-18 घंटे बिजली ना आए कोई फ़र्क नहीं। और हुकूमत की भी यही पॉलिसी है। अच्छा शायद साहब, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, ये हमारा इतना वाइब्रेंट मीडिया है, ये क्यों नहीं इनको फ्लैश करता ये पॉइंट कि इस कंपनी ने बेचा, इसको मैंने तो पहली दफ़ा ये नाम सुने हैं, मुझे तो पता ही नहीं है अभी कौन सी कंपनी है। तो ये अतीक साहब से पूछते हैं, अतीक साहब इन्होंने जो बातें की हैं आप इससे आगाह हैं, ये जो इन्होंने 2-3 कंपनीज का नाम लिया? जी बिल्कुल, मैं फुल्ली तौर पर इनसे आगाह हूँ जी, और मैं मुतअद्दिद बार ये बात फ्लोर पर भी उठा चुका हूँ, और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, मैंने इस पर कॉल अटेंशन भी पिछले दिनों में लाई थी। हम तो अक्सर और बेशतर इस बात को करते रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जो जिम्मेदार हैं अगर वो इस पर काम नहीं करेंगे, कान नहीं धरेंगे, जैसा कि अभी ये आपके जो साहब हैं, जो शायद साहब, हाँ जी जी शायद साहब ने, अच्छा इन्होंने बड़ी सही बात की है। ये असल तो निशानदेही इसी बात की है कि अगर अब ये शंघाई इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है, क्या वाकई में ही शंघाई इलेक्ट्रिक जो है जो कह रही है उसको पूरा करेगी? फिर जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, कौन इजाजत दे रहा है, उस पर कौन कल को देखेगा कि आया वाकई में वो जो कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं उस पर पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, जैसे कि पहले 2 कंपनियां नहीं उतरी। और होता ये है कि पहली कंपनी भी हमारे जो जाती सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये है कि वो भी कमाई करके चले गए, दूसरी कंपनी भी कमाई करके घर चली जाएगी, और प्रॉब्लम फिर वही कमाई और जो मसाइल हैं वो कराची वालों को ही भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छा जी माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जब अबराज ने ख़रीदा कंपनी को तो 100 अरब रुपया गवर्नमेंट ने माफ़ किया जो कि उन्होंने NTDC का देना था। अब जब शंघाई इलेक्ट्रिक ख़रीदने जा रही है अबराज से तो 100 अरब से ज़्यादा फिर माफ़ करने के चक्कर में है। नहीं क्या ये बात मुझे बताइएगा कि 100 अरब रुपया कौन माफ़ कर सकता है? ये वैसे मुझे समझ नहीं आई कि जी हुकूमत वक्त माफ़ करती है और तो कोई नहीं माफ़ कर सकता। और हुकूमत वक्त माफ़ किस वजह से करती है ये आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं भी हूँ। अच्छा हसन साहब, आपको आइडिया है भी क्यों माफ़ कर दिया जाता है? आम आदमी का तो 100 रुपये का बिल हो तो उसका तो मीटर काट देते हैं। मेरे ख्याल से नाज बलोच साहबा अगर हमारे साथ अभी भी होती तो बेहतर जवाब देती। इस चीज़ का हम पूछते ही ये आते हैं कि एक बंदा तो मामूली सी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या उसके ऊपर वाजिबुल अदा होता है तो छोड़ा नहीं जाता, उसको बख्शा नहीं जाता है। जहाँ पर बात इतनी बड़ी अमाउंट की होती है वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें माफ़ की जाती है? अच्छा अतीक साहब से पूछ लेते हैं। अतीक साहब, ये आपने बात सुनी कि 100 बिलियन पहले माफ़ कर दिया गया, अब 100 बिलियन दोबारा माफ़ कर दिया जाएगा? और सर माफ़ करें तो क्यों करें सर? आवाम नहीं देनी है, फिर कहना है कि हमारे ऊपर इतने कर्जे हैं, ये सब कुछ है। ये वही पैसा है जो एक शक्ल में माफ़ किया जाता है और कल को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसको भुगतना तो आवाम को पड़ेगा। मगर जैसे अभी ये भाई हमारे बोल रहे थे, मैं खुद एग्री करता हूँ उनकी इस बात से कि जाती मकासद शामिल होते हैं। और मैंने जो ये शोर डाला, मैं जो फ्लोर पर इस बात को लेकर आया जो अभी तक नहीं सुनी गई बात, वो यही थी कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप पहला एग्रीमेंट भी लेकर आए कि वो क्या था जो पहली कंपनी के साथ किया गया, जो दूसरा एग्रीमेंट किया गया वो क्या था, और अब जो तीसरा एग्रीमेंट शंघाई अब जो तीसरा एग्रीमेंट होगा, जो एग्रीमेंट होने जा रहा है वो किस तरीके से होगा? अगर दोबारा से कंपनी अगर जो है अपने मुआहदे में पूरा नहीं उतर पाती, दोबारा से उनको एक सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा या नहीं? ये तमाम सवाल अब जहनों में उठ रहे हैं। मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद सितार साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर कंक्लूजन रिमार्क्स से जाने पढ़ूंगा तो प्रोग्राम के हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हसन, ये बात सुनकर ना वैसे बंदा परेशान हो जाता है, अभी क्या किया जाए? यानी पार्लियामेंट भी मौजूद है, पैसे भी 100 बिलियन माफ़ कर दिया गया, फिर माफ़ कर दिया गया, तो जब तक अवाम में ना रेजिलियंस नहीं आएगी कि जहाँ पर उनके राइट्स स्नैच होते हैं और अपनी वॉइस को एक्सप्रेस ना करें, तो वहाँ तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से सर आवाम को सियासत में उस पार्ट में कि किसका किसके साथ झगड़ा हो गया, किसने किसको क्या कह दिया, इससे हट के सियासतदान करते ही क्या क्या हैं, किस किस तरीके से गोरखधंधा किया जाता है, वहाँ पे इंटरेस्ट लें, उसके बारे में जानें, ताकि शायद आइंदा आने के वाले वक्तों में जब वोट डालने के लिए आप आगे बढ़ें, शायद वोट सही जगह पर जा सके। शफकत साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से मज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।